अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सुस्त दोपहर में बस लेटे-लेटे आसमान को देख रहे हों और उन रुई जैसे बादलों को देखकर सोचा हो कि ये आखिर हैं क्या? मतलब ये सिर्फ पानी की भाप तो नहीं हो सकते, वरना दिखते कैसे? आज हम इसी पहेली की अ, तह तक जाएंगे। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है वो हमें बादलों की एक छिपी हुई दुनिया में ले जाते हैं। ये सिर्फ आसमान में तैरती हुई आकृतियां नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह की पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि बादल कैसे बनते हैं, बल्कि ये जानना है कि ये हमारे ग्रह के भविष्य को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्या वे हमारे रक्षक हैं जो हमें ठंडा रखते हैं, या फिर वे एक ऐसा कंबल हैं जो ग्रह को और गर्म कर सकता है? और यही सबसे दिलचस्प सवाल है ना। इन स्रोतों में जो बातें सामने आती हैं वो चौंकाने वाली हैं। बादल सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताते, बल्कि ये धरती के क्लाइमेट सिस्टम को चलाने वाले असली खिलाड़ी हैं। ये एक ही समय में ग्रह के एयर कंडीशनर भी हैं और कंबल भी। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बादल आखिर बनता कैसे है? ये पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल आसमान में पहुंचते कैसे हैं? तो कहानी शुरू होती है जमीन से ही, वाष्पीकरण से, मतलब इवेपोरेशन से। सूरज की गर्मी महासागरों, झीलों, नदियों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों से पानी को सोखकर उसे एक अदृश्य गैस में बदल देती है, जिसे हम जल वाष्प या वाटर वेपर कहते हैं। ये समझ लीजिए कि बादलों का कच्चा माल यही है जो पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है। लेकिन फिर ये हमें दिखने वाले बादल में कैसे बदलती है? मुझे याद है इन नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण था। ये गर्म और नम हवा एक गर्म हवा के गुब्बारे की तरह ऊपर उठना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे ये हवा का पार्सल ऊपर उठता है, ऊपर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। इस वजह से हवा फैलती है और ठंडी हो जाती है। ये फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है। जब कोई गैस फैलती है तो वो ठंडी होती है। और यहीं पर मतलब असली खेल शुरू होता है। ठंडी हवा अपने अंदर गर्म हवा जितनी नमी नहीं रख सकती। मतलब ये एक तरह से स्पंज को निचोड़ने जैसा है। गर्म हवा एक फैला हुआ सूखा स्पंज है जो बहुत सारा पानी सोख सकता है। लेकिन जैसे ही आप इसे ऊपर ले जाके ठंडा करते हैं, आप उस स्पंज को निचोड़ रहे हैं और पानी को बूंदों के रूप में बाहर निकलना ही पड़ता है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। जब हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि वो और नमी नहीं संभाल सकती, उस तापमान को ओसांक या ड्यू पॉइंट कहते हैं। तब ये जल वाष्प वापस तरल पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदलने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात पता चलती है, जिसके बिना बादल बन ही नहीं सकते। क्या? मतलब सिर्फ ठंडी हवा और नमी काफी नहीं है? नहीं, उस जल वाष्प को जमने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। एक सतह चाहिए होती है। और वो सतह हवा में मौजूद छोटे छोटे कण होते हैं। धूल, समुद्री नमक, प्रदूषण के कण, यहाँ तक कि पराग भी। इन्हें संघनन नाभिक या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। हर एक बादल की बूंद के केंद्र में धूल या नमक का एक कण होता है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है कि बिना धूल, नमक या प्रदूषण के कणों के बादल बन ही नहीं सकते। मतलब एक एकदम साफ सुथरे शुद्ध वातावरण में शायद बारिश ही ना हो। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है ना कमाल की बात। और जब ऐसी अरबों खरबों नन्ही बूंदें, या अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो तो बर्फ के क्रिस्टल इन नाभिकों के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, तब जाकर हमें एक दिखने वाला बादल नजर आता है। और जब ये बूंदें आपस में जुड़कर भारी हो जाती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में नीचे खींच लाता है। तो ये तो हुई बादल बनने की कहानी, पानी का भाप बनना, ऊपर उठना और धूल के कणों से चिपक जाना। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें एक ही तरह के बादल नहीं दिखते। कुछ पतले रेशे जैसे होते हैं, कुछ रुई के ढेर जैसे। स्रोतों के मुताबिक यही विविधता ही असल में मौसम की कहानी बताती है। बिल्कुल। इन्हें सिर्फ नामों की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि आसमान के संकेतों की तरह देखना चाहिए। वाह, क्या बात है। हर बादल का एक मतलब है। चलिए इन्हें इनके मतलब के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो बस कहते हैं सब ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले आते हैं शांत मौसम वाले बादल। इनमें सबसे मशहूर हैं क्यूमुलस। ये वही रुई के ढेर जैसे फूले फूले सफेद बादल हैं जिनका निचला हिस्सा सपाट होता है। जब ये छोटे और बिखरे हुए हों तो इसका मतलब है कि मौसम साफ और खुशनुमा है। ये गर्मियों की दोपहर के सबसे अच्छे साथी हैं। ठीक है, तो क्यूमुलस मतलब नो टेंशन। लेकिन फिर कुछ ऐसे बादल भी होते हैं जो चेतावनी देते हैं, एक तरह से हेड्स अप देते हैं। सही पकड़ा। इन्हें हम मौसम बदलने वाला है बादल कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिरस बादल। ये बहुत ऊंचाई पर बनते हैं,
6,000 मीटर से भी ऊपर, और ये पतले रेशमी पंख जैसे दिखते हैं। अच्छा। क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं, ये पूरी तरह बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। अगर आपको आसमान में ये दिखें तो ये अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम में कोई बदलाव आने वाला है, शायद कोई तूफान। अच्छा, तो ये एक तरह से मौसम का टीजर है। और फिर वो बादल आते हैं जो सीधा सीधा कहते हैं कि छतरी निकाल लो। हाँ हाँ, बिल्कुल, बारिश वाले बादल। हाँ, अगर आपको दिखे कि पूरा आसमान एक भूरी या नीले ग्रे रंग की चादर से ढक गया है और सूरज भी उसके पीछे एक धुंधले धब्बे जैसा दिख रहा है, तो वो ऑल्टोस्ट्रेटस बादल हैं। ये संकेत हैं कि कुछ ही घंटों में लगातार बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है। और एक वो भी होते हैं जो पूरे दिन रुलाते रहते हैं। वो है निम्बोस्ट्रेटस। निम्बो का मतलब ही बारिश होता है। ये गहरे भूरे, बिना किसी खास आकार के और मोटे बादल होते हैं जो पूरे आसमान पर छा जाते हैं। इनसे हल्की लेकिन लगातार बारिश होती है जो घंटों तक चल सकती है। वो जो बोरिंग उदास बारिश वाला दिन होता है ना, उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और फिर आता है बादलों का राजा, वो जिसे देख के लगता है कि अब भागो यहाँ से। हाँ, वो है क्यूम्यूलोनिम्बस। ये बादलों का किंग कॉन्ग है। ये क्यूमुलस बादलों से ही विकसित होते हैं, लेकिन ये बहुत विशाल हो जाते हैं और ऊपर की तरफ 12,000 मीटर यानी हवाई जहाज की उड़ान से भी ऊंचे जा सकते हैं। इनकी चोटी अक्सर एक निहाई यानी एनुअल के आकार में फैल जाती है। ये अपने साथ भारी बारिश, बिजली, कड़कती गरज, तेज हवाएं और यहां तक कि ओले और बवंडर भी लाते हैं। ये वायुमंडल की असली ताकत का प्रदर्शन है। मैंने एक बार हवाई जहाज से क्यूमुलोनिम्बस बादल के ऊपर से उड़ान भरी थी। नीचे बिजलियां कड़क रही थी और ऊपर सूरज चमक रहा था। ऐसा लगा जैसे हम किसी तूफानी दुनिया के ऊपर शांति से तैर रहे हों। ये प्रकृति की शक्ति का एक अविश्वसनीय नजारा था। वाह, ये एक शानदार अनुभव रहा होगा। तो देखिए, इन अलग अलग प्रकारों से हमें पता चलता है कि बादल सिर्फ पानी का जमाव नहीं है, वे वायुमंडल में चल रही प्रक्रियाओं की जीती जागती तस्वीर हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, वे बारिश लाते हैं, पर इन स्रोतों के मुताबिक कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए जरूरी है। बादल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने वाले एक थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं, और यहीं पर वो एयर कंडीशनर बनाम कंबल वाली बात आती है। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक तरफ वे ग्रह के लिए एयर कंडीशनर है, कैसे? इसे एल्बिडो प्रभाव कहते हैं। बादल, खासकर नीचे के मोटे और सफेद बादल जैसे स्ट्रेटस या क्यूमुलस, सूरज की रोशनी और गर्मी को एक बड़े शीशे की तरह वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं। जैसे गर्मियों में हम सफेद कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी कम लगे, वैसे ही ये बादल धरती को ठंडा रखते हैं। इन रिसर्च के अनुसार अगर बादल ना होते तो हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती। ठीक है, तो ये हुआ एयर कंडीशनर वाला काम। लेकिन फिर वे कंबल कैसे बन जाते हैं? ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी दिन में सूरज से गर्मी लेती है और रात में उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है। बादल, खासकर ऊंचाई पर मौजूद पतले सिरस बादल, इस बाहर जाती ही गर्मी को एक कंबल की तरह रोक लेते हैं। वे सूरज की रोशनी को तो आसानी से आने देते हैं, लेकिन पृथ्वी की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। इससे ग्रह गर्म रहता है। तो ये तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन हुआ। कुछ बादल हमें ठंडा रखते हैं, कुछ हमें गर्म। तो कुल मिला के नतीजा क्या निकलता है, ठंडा या गर्म? और यही आज क्लाइमेट साइंस का सबसे बड़ा सवाल है। अभी के लिए वैज्ञानिक मानते हैं कि बादलों का कुल प्रभाव ठंडा करने वाला है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे जलवायु बदल रही है, बादलों के पैटर्न भी बदल रहे हैं। अगर भविष्य में हमें ज्यादा गर्मी रोकने वाले, मतलब कंबल जैसे बादल मिले, और कम गर्मी परावर्तित करने वाले शीशे जैसे बादल, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को और तेजी से बढ़ा सकता है। ये तो डरावना है। तो तापमान नियंत्रण के अलावा और क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं इनकी? जाहिर है पानी का चक्र। बिल्कुल, वे एक विशाल वैश्विक पाइपलाइन सिस्टम की तरह हैं। वे महासागरों से पानी उठाते हैं और उसे हजारों किलोमीटर दूर जमीन पर बारिश के रूप में पहुंचाते हैं। हमारी नदियां, झीलें, भूजल, सब कुछ इसी पर निर्भर है। यह हमारे पीने के पानी से लेकर हमारी पूरी कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। इन नोट्स में साफ लिखा है, बिना बादलों के हमारा पूरा खाद्य तंत्र ढह जाएगा। और इसका असर हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भी पड़ता है। मैं यहाँ सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ रही थी। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक बिंदु है। हम नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सौर पैनलों का उत्पादन सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि उन पर कितनी धूप पड़ रही है। बादल वाले दिन ऊर्जा उत्पादन बहुत कम हो जाता है।
इसलिए ऊर्जा ग्रिड को मैनेज करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास लगातार बिजली हो, बादलों के पैटर्न को समझना और उनका पूर्वानुमान लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो बादल आसमान में सिर्फ रुई के फाहे नहीं हैं, वे एक जटिल, शक्तिशाली और हमारे ग्रह के लिए बेहद ज़रूरी सिस्टम है। वे तापमान नियंत्रित करते हैं, पानी का बंटवारा करते हैं, हमारी खेती को सहारा देते हैं और यहाँ तक कि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। नाजुक सिर्रस से लेकर शक्तिशाली क्यूम्यूलोनिम्बस तक हर प्रकार का बादल हमारे वायुमंडल के कहानी कहता है। उन्हें समझना हमें केवल मौसम के बारे में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की जलवायु, जलचक्र और ऊर्जा संतुलन के बारे में भी बताता है। यह हमें अपनी दुनिया को और गहराई से समझने का एक मौका देता है। इस पूरी चर्चा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगली बार जब मैं आसमान की तरफ देखूंगी तो मुझे सिर्फ बादल नहीं दिखेंगे, बल्कि एक पूरा सिस्टम काम करता हुआ दिखेगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on